सच्चाई कल्पना से अनजान होती है। चरण 4। आइए सबसे पहले कुतिया को जानें। आपसे अनुरोध है कि कल शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के कार्यालय में उपलब्ध रहें। एक सुबह भारत पे की ओर से माधुरी को भेजे गए ईमेल में पढ़ा गया। हमारे बेटे अवयुक्त की उस समय टर्म परीक्षा चल रही थी, इसलिए माधुरी ने मेल का जवाब देते हुए कहा कि अगले दिन मिलना उनके लिए सुविधाजनक नहीं था। उन्होंने अगले सप्ताह के लिए समय का अनुरोध करते हुए श्री राम स्कूल का परीक्षा कार्यक्रम भी संलग्न किया। अपने ईमेल में उसने एक वकील के कार्यालय में बैठक में अपनी असुविधा का भी उल्लेख किया, क्योंकि स्थान का चुनाव स्वयं डराने धमकाने के समान था। ईमेल का जवाब सौहार्दपूर्ण नहीं था। मेल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह उसकी ओर से गैरानुपालन का कार्य था और जबकि बैठक को अब इंपीरियल होटल में अगले दिन के लिए पुनर्निर्धारित किया जा रहा था, उक्त तिथि पर उपस्थित होने में विफलता उसकी सेवाओं को समाप्त करने के समान होगी। इस समय तक मुझे एहसास हो गया था कि यह कानूनी लड़ाई में बदलने की संभावना है और मुझे वकील बनना होगा। इसलिए मैंने सिद्धार्थ भवनानी नाम के एक वकील से संपर्क किया, जिन्होंने ग्रोफर्स में जनरल काउंसिल के रूप में काम किया था और बाद में अपनी खुद की लॉ फर्म स्थापित की थी। पेशेवर तौर पर हमारे मन में एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान था, इतना कि जब मैं भारत पे की स्थापना कर रहा था, सिद्धार्थ कंपनी में एक छोटी राशि का निवेश करने के साथ साथ कंपनी का SHA बनाने में भी हमारी मदद की। जब मैंने उनसे संपर्क किया तो उनकी तत्काल प्रतिक्रिया थी, मैं आपके साथ काम करने और भारत पे के सभी अधिदेशों से खुद को अलग करने में प्रसन्न हूँ। हालांकि भारत पे ने उन्हें NOC देने से इनकार कर दिया और कंपनी के लिए किए गए काम के लिए उनके सभी भुगतान रोक दिए। बेशक सुमीत यहाँ खेल में था, क्योंकि अब उन बिलों को चुकाने की जिम्मेदारी उस पर थी। मेरे बहनोई वकील शौनक शर्मा के माध्यम से मुझे रायन करंजावाला के पास ले जाया गया, जो एक जाने माने वकील थे, जिनकी बेटी शौनक के साथ लॉ स्कूल गई थी। दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में करंजावाला एंड कंपनी के कार्यालय में उनसे मिलने पर मैंने उन्हें घटनाओं का पूरा क्रम सुनाया, जिससे पता चला कि मैं कैसे बड़े समय से स्थापित था। मैं मूल्य सृजन के मिशन पर था और मेरे पास ऐसी राजनीति के लिए समय नहीं था, मैंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, जिससे बोलते बोलते मुझे घबराहट होने लगी। हालांकि उन्होंने तुरंत कार्यभार संभालने के लिए अपनी सहमति दे दी, लेकिन उन्हें फोन पे से NOC लेने की जरूरत थी, क्योंकि करंजावाला ने ट्रेडमार्क से संबंधित कुछ मुद्दों पर उनके साथ काम किया था। NOC मांगी गई। मुझे उनकी टीम के संपर्क में रखा गया। सिविल पक्ष में रूबी आहूजा और आपराधिक पक्ष में संदीप कपूर, जो हाल ही में आर्यन खान मामले में मायावी जमानत प्राप्त करके लोगों की नजरों में चढ़ गए थे। जब माधुरी को मीटिंग के लिए बुलाने वाला मेल मिला तो संदीप कपूर ने उनके साथ चलने की पेशकश की। मुझे याद है कि मैं अपनी पोर्शे कार में माधुरी को इंपीरियल होटल तक ले गया था और उसके साथ मीटिंग रूम के दरवाजे तक चला था, जहां वकीलों और अकाउंटिंग से जुड़े लोगों ने मेरा स्वागत किया था। बेशक मैं बैठक स्थल के बाहर इंतजार करता रहा, जबकि माधुरी ने उन्हें सूचित किया कि यह एक कानूनी मामला है। वह चाहती हैं कि उनके वकील संदीप कपूर उपस्थित हों, लेकिन यह उन्हें स्वीकार्य नहीं था। उनकी आपत्ति को देखते हुए संदीप कपूर, एक तेजतर्रार वकील जो मेरे जैसा ही है, देसी और ठोस है और किसी से नहीं डरता, उसने तुरंत बैठक के लिए कुछ बुनियादी नियम बनाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उस बैठक में जो कुछ भी हुआ उसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है और उनके मुवक्किल को दिखाए गए किसी भी दस्तावेज की एक प्रति उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने उनसे यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि यदि उनकी मुवक्किल किसी भी मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया न देने के अपने अधिकार का दावा करने का निर्णय लेती है और प्रतिक्रिया देने के लिए समय मांगती है, तो इसे असहयोग नहीं माना जाएगा। इस चर्चा के बाद वे सभी कमरे से बाहर निकल गए।
इन घटनाक्रमों से अनभिज्ञ जब मैं बाहर इंतजार कर रहा था, अचानक गतिविधियों की बाढ़ ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। क्या हमने 15 मिनट में काम पूरा कर लिया था? मैं था। हालांकि यह समझने के लिए कि वे अपने फोन दूसरे कमरे में रखने के लिए बाहर निकले थे ताकि कोई रिकॉर्डिंग न की जा सके। अगले 3 घंटे 1 मिनट के भी ब्रेक के बिना माधुरी से पूछताछ करने में बीत गए, जबकि उन्हें कागज का एक भी टुकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया था। उनसे कुछ दिन प्रतिदिन के वाणिज्यिक निर्णयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे जो व्यवसाय चलाने के हित में लिए गए थे। सवाल बेतुके थे। उन्होंने मुझसे कुछ इस तरह पूछा, आपने एक निश्चित विक्रेता को क्यों नियुक्त किया? जब मैंने एक विक्रेता की नियुक्ति की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की तो एक बिंदु पर मैं क्रोधित हो गया और यहाँ तक कि उनसे पूछा कि भारत पे बोर्ड ने एसएम और ए&एम को कैसे नियुक्त किया। क्या बोर्ड ने प्रतिस्पर्धी उद्धरण लिए? बाहर निकलने के बाद माधुरी ने मुझसे अपनी नाराजगी साझा की। बैठक और तथाकथित निष्पक्ष सुनवाई स्पष्ट रूप से एक दिखावा थी, जिसमें बाद में उनके खिलाफ उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई, इस डर से कि वह उनके आरोपों का उचित जवाब दे सकती हैं। माधुरी ने अपनी बातचीत को याद करते हुए सौदेबाजी में कुछ अलंकारिक प्रश्न पूछे। तुझे पता है क्या होगा? आप जानते हैं कि क्या होगा? पूरे प्रकरण को सुनने के बाद और सहज रूप से यह जानने के बाद कि बैठक केवल एक दिखावा थी, मेरी प्रतिक्रिया थी, भारत पे ने धन के दुरुपयोग के आरोप में माधुरी जैन को बर्खास्त किया, उसकी एसओपी रद्द करता है। इस प्रकार अगली सुबह हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुर्खियां बनी। दिलचस्प बात यह है कि मीडिया द्वारा यह खबर सामने आने के एक दिन बाद ही उन्हें टर्मिनेशन लेटर मिल गया था। यह अनुमान लगाने के लिए कोई निशान नहीं है कि समाप्ति पत्र में उनके खिलाफ उल्लिखित कोई भी आरोप बैठक में नहीं लगाया गया था। पहली बार मैंने माधुरी को रोते हुए देखा। जब से भारत पे ने इस विवाद को जन्म दिया था, तब से उन्होंने खुद को संभाल लिया था। हालांकि उन पर लक्षित इस दुर्भावनापूर्ण व्यक्तिगत अभियान ने उनकी भावना को तोड़ दिया। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह यह थी कि कंपनी इस हद तक गिर गई थी कि उन्होंने उनके कार्यालय की दराज से एक त्वचा विशेषज्ञ बिल निकाल लिया था, जिसका भुगतान उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किया था ताकि उनके खिलाफ सौंदर्य उपचार के लिए कंपनी के धन का दुरुपयोग करने की झूठी कहानी गढ़ी जा सके। उसे इतनी गहरी चोट लगी कि उसने बोर्ड को लिखा कि वह सभी आरोपों से सहमत होगी यदि वे केवल यह साबित कर सकें कि कंपनी ने इस बिल की प्रतिपूर्ति की थी या यदि उसने प्रतिपूर्ति के लिए कंपनी को यह बिल भी प्रस्तुत किया था। बेशक कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वही लोग जो कॉरपोरेट प्रशासन के महायाजक होने का दावा कर रहे थे, वे अपने गुप्त उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किराए की एजेंसियों का उपयोग मुद्रांकन संस्थाओं के रूप में कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन माधुरी का टर्मिनेशन लेटर भेजा गया था, उस दिन मेरे पिता, माधुरी और मैं किसी निजी काम से बाहर थे और माधुरी ने अपना ईमेल चेक नहीं किया था। जब हम कार में थे, मुझे भाविक का फोन आया। उनके इरादों पर अत्यधिक संदेह करते हुए जब मैंने कॉल उठाया तो माधुरी ने मुझसे रिकॉर्डर चालू करने के लिए कहा। मैं रजनीश कुमार के घर से बोल रहा हूँ। भाविक ने बातचीत शुरू की और मैं बैकग्राउंड में रजनीश को भी सुन सकता था। मुलाकात की मांग करते हुए भाविक ने मुझसे पूछा कि क्या मैं एम्बियंस आइलैंड में रजनीश कुमार के घर आ सकता हूँ। ऐसा करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होने के कारण मैंने भाविक से पंचशिला क्लब में मुझसे मिलने के लिए कहा, जिस पर उसने जवाब दिया कि वह रजनीश कुमार से बात करेगा और वापस आ जाएगा। ये लोग तुझे फंसना चाहते हैं, इनसे मिलने का अब कोई मतलब नहीं है। वे आपको उलझाने के लिए आपको क्रोधित करना चाहते हैं। एक और विवाद, अब उनसे मिलने का कोई मतलब नहीं है। वकीलों के साथ माधुरी की मुलाकात से पहले ही रजनीश कुमार ने मुझसे मिलने का अनुरोध किया था।
वह मुझसे लीला होटल में मिले और मुझसे कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मैं वापस आ सकूंगा। आपको अपने शेयर लेकर चले जाना चाहिए, उन्होंने सुझाव दिया था। चाहे मैं जाऊं या रुकूं, यह मेरा विशेषाधिकार है। आपने मुझसे मीटिंग के लिए पूछा। आप क्या चाहते हैं? मैंने कुछ हद तक खुश होकर जवाब दिया था। तब उन्होंने सुझाव दिया था कि हम मेरे जाने के लिए एक व्यावसायिक प्रस्ताव रखें। प्रस्ताव पर चर्चा करने और उसे अपने फोन पर टाइप करने के बाद वह चाहता था कि मैं इसे आगे भेजने से पहले इसे देख लूं। उनका फोन उठाया तो देखा कि सिकोया के हर्षजीत सेठी को प्रपोजल भेजा जा रहा था। जाहिर है वह अपने नए आकाओं निवेशकों से निर्देश ले रहे थे। निःसंदेह प्रस्ताव से कुछ नहीं निकला। मैं जानता था कि अगली मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। भाविक ने कुछ देर बाद फोन करके कहा कि वे पंचशिला क्लब में मुझसे मिलने के इच्छुक हैं। मैंने उनसे एजेंडा पूछा। बात करनी है, हम आपसे बात करना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया थी, जिस पर मैंने उत्तर दिया, प्रेस में बातें हो तो रही है, प्रेस वार्ताओं से भरा पड़ा है। इस बिंदु पर भाविक का स्वर पूरी तरह से बदल गया। तुझे बात नहीं करनी? अब तू देख मैं तेरी कैसे मारता हूँ। BHNCHD, आप बोलना नहीं चाहते? रुको और देखो मैं क्या कहता हूँ, अभी करो, उसकी धमकी गई। बाद में जब हमने मेल चेक किया तो हमें पता चला कि कॉल आने से पहले ही माधुरी का टर्मिनेशन लेटर भेजा गया था। शायद भाविक का फोन मुझसे उस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए था या अब मुझ पर और अधिक दबाव बनाने के लिए था, क्योंकि उन्होंने पहला लक्ष्य हासिल कर लिया है। हमारे वकील संदीप कपूर से बात करने पर हमें सलाह दी गई कि यह जान से मारने की धमकी का स्पष्ट मामला है और हमें पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। शिकायत? कृपया एक शिकायत का मसौदा तैयार करें और अपने कार्यालय से हौस खास पुलिस स्टेशन में अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी कहें, मैंने उसे निर्देश दिया। हालांकि माधुरी ने अन्यथा सोचा। हमें पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी, हम पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करना चाहते हैं। हम उनके स्तर तक नहीं गिर सकते। हमें इस कठिन समय में अपनी गरिमा बनाए रखनी होगी। आखिरकार रजनीश मेरे बैचमेट प्रेरणा के पिता हैं, उसने कहा। जब मैं माधुरी के फैसले के साथ गया तो हमने जो शिकायत तैयार की थी उसे मैंने एक नोट के साथ व्हाट्सएप पर रजनीश कुमार को भेज दिया। यह केवल माधुरी के प्रति उनके सम्मान के कारण था कि यह शिकायत उनके फोन पर थी, न कि हौस की केस डायरी में। खास थाना। स्पष्टतः जिस व्यक्ति को उन्होंने नष्ट किया था उसी ने उसे बचाया था। उनके उत्तर का विलाप, तुमने मुझे यहाँ फंसा दिया। मैं तो SBI जैसी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हुआ करता था। आप वही हैं जो मुझे इस पागलपन में उलझा दिया। मैं SBI जैसे संगठन का अध्यक्ष हुआ करता था। चरण V, अंतिम खेल। आपातकालीन मध्यस्थता। इस पूरे समय के दौरान मैंने सम्मानजनक चुप्पी बनाए रखी और कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। मेरी कानूनी टीम ने मुझे आखिरी लड़ाई के मौके के रूप में सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर SIAC में आपातकालीन मध्यस्थता के लिए आवेदन करने की सलाह दी थी। मेरी पसंद स्पष्ट रूप से या तो भारत पे द्वारा पूर्व निर्धारित कॉरपोरेट प्रशासन रिपोर्ट जारी करने और मेरी सेवाओं को समाप्त करने का इंतजार करना था और फिर न्याय के लिए वर्षों तक लड़ना या आपातकालीन राहत पाने की कोशिश करना था। संभावना चाहे कितनी भी कम क्यों न हो, मैंने बाद वाले विकल्प के साथ जाने का फैसला किया। SIAC को मेरी अपील में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बोर्ड का आचरण समीक्षा समिति के गठन से लेकर अल्वारेज और मार्शल के प्रारंभिक निष्कर्षों पर भरोसा करने तक, जो एक दिन की जांच के बाद सामने आए, मुझे स्वैच्छिक अवकाश पर जाने के लिए मजबूर किया गया। अनुपस्थिति की अनिवार्य छुट्टी, चल रही मीडिया लीक, सभी ने स्पष्ट रूप से अपनी दुर्भावना की बात की और यह स्पष्ट रूप से नीति का मामला था।
दिलचस्प बात यह है कि समझौते का एक और आधा अधूरा प्रयास निर्धारित मध्यस्थता से एक दिन पहले हुआ, जब सिकोया करंजावाला के पास पहुंचे। कंपनी ने मुझे मुंबई में AZB टीम से मिलने के लिए कहा। मध्यस्थता अगले दिन के लिए निर्धारित होने के साथ मुझे एहसास हुआ कि यह उनकी ओर से घटनाओं को पटरी से उतारने का एक प्रयास हो सकता है, और इसलिए मैंने बैठक को अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। 17 फरवरी 2022। दिन भर चली मध्यस्थता प्रक्रिया। बोर्ड अपने बचाव के लिए वरिष्ठ वकीलों के साथ पूरी तरह से सक्रिय हो गया। मैंने अपनी तरफ से वरिष्ठ वकील डेरियस खम्बाटा को अपना केस लड़ने के लिए नियुक्त किया था। हमें कोई तत्काल आपातकालीन राहत नहीं दी गई, भले ही मैं मामले को मध्यस्थता न्यायाधिकरण में ले जाने के लिए स्वतंत्र था, ताकि इसकी योग्यता के आधार पर पूरी सुनवाई हो सके। टेलीग्राम चैनल से जुड़े @ebooksend मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं बेहद परेशान था। मध्यस्थता न्यायाधिकरण की स्थापना में निश्चित रूप से समय लगेगा, जबकि बोर्ड अब आने वाले दिनों में अपनी योजना पर आगे बढ़ सकता है। यहाँ मैं अपना समय, ऊर्जा और पैसा अपने ही पैसे से लड़ने में खर्च कर रहा था। वह पैसा जो मैंने उस कंपनी के लिए इकट्ठा किया था, जिसे मैंने सभी बाधाओं के बावजूद कड़ी मेहनत से बनाया था। उस एक पल में मैंने फैसला किया कि मेरे लिए बहुत कुछ हो चुका है और मैं इस्तीफा दे दूंगा और इन हारे हुए लोगों को मुझे हटाने की खुशी नहीं दूंगा। 26 फरवरी 2022। मैं इसे भारी मन से लिख रहा हूं, क्योंकि आज मुझे उस कंपनी को अलविदा कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसका मैं संस्थापक हूं। मैं सिर ऊंचा करके कहता हूं कि आज यह कंपनी फिनटेक जगत में अग्रणी कंपनी के रूप में खड़ी है। 2022 की शुरुआत से दुर्भाग्य से मैं कुछ व्यक्तियों द्वारा मुझ पर और मेरे परिवार पर निराधार और लक्षित हमलों में उलझा हुआ हूं, जो न केवल मुझे और मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं, बल्कि कंपनी की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं, जो जाहिरा तौर पर वे रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय उद्यमिता के चेहरे और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की चाहत रखने वाले भारतीय युवाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में मशहूर होने से लेकर अब मैं अपने ही निवेशकों और प्रबंधन के खिलाफ एक लंबी अकेली लड़ाई लड़ते हुए खुद को बर्बाद कर रहा हूं। दुर्भाग्य से इस लड़ाई में प्रबंधन ने वह खो दिया है जो वास्तव में दांव पर लगा था, भारत पे। आखिरकार मैंने कंपनी से अपना इस्तीफा लिखने का हृदय विदारक कार्य पूरा कर लिया। मैंने पत्र में अपना दिल खोल कर रख दिया, यह कहने के लिए कि मैंने भारत पे को अपने बच्चे की तरह पाला है, जबकि निवेशक इससे बहुत दूर थे। भारत पे को यह बनाने में कितना पसीना बहाया गया। मैंने बताया कि निवेशक संस्थापकों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते थे और उन्हें अपनी इच्छानुसार काटते थे, और यहाँ मैं विद्रोही गुलाम था जिसे सबके सामने फांसी दी जानी थी ताकि कोई और मेरे जैसा बनने की हिम्मत न कर सके। हालांकि मैंने उन्हें इस तथ्य को दूर करने का साहस दिया कि भारत पे आज जो कुछ भी है वह मेरी वजह से है, और यह तथ्य भी कि मैं कंपनी का सबसे बड़ा व्यक्तिगत शेयरधारक बना रहूंगा। तो हम इसे कब समाप्त करेंगे? हम इसे अभी समाप्त करते हैं। मेरे त्याग पत्र को समाप्त किया। स्पष्टतः ये अंतिम 4 शब्द मेरे द्वारा कहे गए सबसे कठिन शब्दों में से थे मेरे जीवन में नीचे। लेकिन मुझे पता था कि मैं अब इस नाटक में भाग नहीं ले सकता। इसे अपने सीने से उतार लेने के बाद मैंने 1 मार्च को भेजने के लिए पत्र तैयार रखा, यह जानते हुए कि मेरे प्रतिबंधित शेयरों का एक लॉट महीने के अंत में आ जाएगा, जिस पर मेरा पूरा अधिकार था। मैं नहीं जा रहा था। अब किसी के द्वारा भी वित्तीय रूप से खेला जा सकता है, विशेषकर इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही किसी भी संस्थापक द्वारा अपनी इक्विटी के लिए चुकाई जा सकने वाली उच्चतम कीमत का भुगतान कर दिया है। 28 फरवरी 2022 रात्रि 10 बजे मेरे फोन पर केवल हांडा का नाम फ्लैश हुआ।
क्या ये लोग समझौते के लिए आपके पास पहुंचे थे? उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के शुरुआत की। उस समय तक मैं उनके चूहे बिल्ली के खेल के प्रति धैर्य खो चुका था। मध्यस्थता के बाद उन्होंने एक बार फिर एक बैठक तय की थी। इस बार मुंबई में होनी थी, लेकिन रात 11 बजे इसे रद्द कर दिया था। रात से पहले आप सभी मुझे घुमाने ले जा रहे हैं। जब आप मुझे समझौते का प्रस्ताव देते हैं, तो आप मुझे सार्वजनिक रूप से क्रूज पर चढ़ा देते हैं। यदि आप एक सार्वजनिक कथा चला सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। कल तक प्रतीक्षा करें। मैंने केवल हांडा को लताड़ा। उस मजाक पर झुंझलाहट से भर गया कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है। रात 11:36 बजे अगली सुबह एक संक्षिप्त सूचना बोर्ड बैठक के लिए एक कैलेंडर आमंत्रण मेरे मेलबॉक्स पर आया। दरअसल वे इसे भेजने की इतनी जल्दी में थे कि इसके साथ कोई एजेंडा भी नहीं था। अब तक मैं उनके खेल और बोर्ड बैठकों को उन्होंने जिस मजाक में बदल दिया था, उसे पूरी तरह से समझ चुका था। हर एक व्यक्ति ने अपनी आत्मा बेच दी थी, भले ही अलग अलग कीमत पर। स्पष्ट रूप से केवल हांडा के साथ मेरी बातचीत ने इस बोर्ड बैठक के लिए मंच तैयार किया था। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, पीडब्ल्यूसी की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर मेरा निष्कासन बोर्ड के समक्ष रखा गया था। रात 11:55 बजे एजेंडा चला और कहा, अश्नीर ग्रोवर को हटाने पर पीडब्ल्यूसी की अंतिम रिपोर्ट पेश की जा रही है। यह दिलचस्प है कि कैसे उस समय तक बोर्ड ने मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था और मुझे अपना बचाव करने का कोई मौका नहीं दिया गया था। 12:03 पूर्वाह्न मैंने उस त्याग पत्र पर सेंड बटन दबाया जिसे मैंने प्रेस को अपने इस्तीफे की एक प्रति भेजते समय तैयार रखा था। पिछले कुछ महीनों की मेरी लंबी एकाकी लड़ाई अंततः जिस कंपनी की मैंने स्थापना की थी, उससे इस्तीफा देने के लिए प्रेरित होने तक कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह स्तब्ध कर देने वाली थी। जब से यह दुर्भावनापूर्ण अभियान शुरू हुआ है, आंसू निकलने भी बंद हो गए थे। मैं इस बीच कई मौतें मर चुका था। हालांकि पद छोड़ने का निर्णय लेने और मेल भेजने के बाद मुझे जो एकमात्र भावना महसूस हुई वह यह थी, अब आईएससी मैं यहाँ खत्म करता हूँ, इस प्रकरण को मेरे पीछे रहने दो। एक बोझ है कि ये संस्थापक अपने साथ रखता है, लेकिन हर चीज का एक मूल्य होता है और यह निंदा बहुत दूर तक फैली हुई थी। किसी भी चीज से ज्यादा मैं नहीं चाहता था कि मेरे खिलाफ चल रहे इस घृणित अभियान के कारण मेरा परिवार अनावश्यक मानसिक तनाव में आए। जब मैंने अपने परिवार को अपने इस्तीफे के बारे में बताया तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। शौनक, मेरे बहनोई, जिन्होंने यह नाटक एक के बाद एक होते देखा था, फूट फूट कर रोने लगे। हालांकि मेरे पास शोक मनाने के लिए भी मानसिक स्थान नहीं था। मैं बस अपने बिस्तर पर गिरकर सो जाना चाहता था। अगली सुबह 1 मार्च को मैंने 2 साक्षात्कार किए। एक ईटी नाउ पर समिधा शर्मा और तरुष भल्ला के साथ और दूसरा सीएनबीसी टीवी 18 पर शेरीन भान के साथ। किसी को इन साक्षात्कारों को देखने की जरूरत है, विशेष रूप से शेरीन भान के साथ, जहां उसे अपने ईयरपीस में कही जा रही बातों को सुनने के लिए तनावग्रस्त देखा जा सकता है। चलो, कोई दूसरे से भी पैसा कमाता है, मैंने अपने आप से कहा। मैंने किसी के भी साथ टीवी साक्षात्कार के लिए खुली चुनौती छोड़ दी, मेरे निवेशकों या रजनीश कुमार या किसी अन्य बोर्ड सदस्य का। निस्संदेह मैंने उनमें से किसी से भी यह नहीं सुना है कि वे इस चुनौती के लिए तैयार हैं या नहीं। चरण 6, निंदा और मीडिया परीक्षण। 2 मार्च को खबर आई कि 1 मार्च की देर शाम बोर्ड मीटिंग हुई है, जिसमें मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अगर मैं यह सोचता कि मुझे बिना किसी खून खराबे के रास्ते से हटा देने से बोर्ड अपनी कुछ गरिमा बरकरार रख लेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था।
कंपनी के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जब मुझे सूचना मिली कि एक जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी, तो मैंने जिम्मेदारी से भाग लिया और कहा कि ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों ने बड़े पैमाने पर धन की हेराफेरी की और कंपनी के खातों से पैसे निकाल लिए, एक शानदार जीवन शैली जीना। यह उतना ही व्यक्तिगत था जितना वे कर सकते थे। इस बार उन्होंने मेरे परिवार को, जिनका व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं था, अपने निंदा अभियान में घसीट लिया। जो कुछ घटित हुआ उस पर मेरी शुरुआती प्रतिक्रिया पूरी तरह से अविश्वसनीय थी, जिसके बाद उनके निंदनीय कार्यों पर गुस्सा और दुख आया। इस गहरे विश्वासघात से उबरना आसान नहीं था, जबकि मेरा एक हिस्सा उनकी शर्मनाक कहानी का मुकाबला करने के लिए भावनात्मक ऊर्जा भी खर्च नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी कहानी सामने लाने की ताकत जुटाई, अब जब मुझ पर कोई प्रतिबंध नहीं था। मेरे द्वारा डाली गई एक लिंक्डइन पोस्ट में कुछ बहुत ही बुनियादी प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से पहला था, अमरचंद, PwC और एंड में से किसने जीवन शैली की भव्यता पर ऑडिट करना शुरू किया था? क्या निवेशक खुद भूल गए थे कि उन्होंने सीरीज C, D और E में मुझसे शेयर खरीदे थे? मैंने अमेरिका की अपनी धन उगाहने वाली यात्रा की एक तस्वीर भी पोस्ट की, जहां मैं $370 मिलियन की सीरीज E राउंड जुटा रहा था और मुझे फर्श पर सोने में कोई परेशानी नहीं थी। दोस्तों ने खुले दिल से अपने घरों में आमंत्रित किया था। मैंने यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया कि मेरे बारे में एकमात्र शानदार चीज मेरे सपने और कड़ी मेहनत और उद्यम के माध्यम से सभी बाधाओं के बावजूद उन्हें हासिल करने की मेरी क्षमता थी। महत्वपूर्ण रूप से मुझे उम्मीद थी कि बोर्ड काम पर वापस आ जाएगा, क्योंकि एक शेयरधारक के रूप में मैं मूल्य विनाश के बारे में चिंतित था जो अब खुले तौर पर चल रहा है। उस एकल लिंक्डइन पोस्ट को 6.2 मिलियन से अधिक लोगों ने पढ़ा था। इससे मुझे पता चला कि कंपनी की कहानी के बावजूद लोग सच्चाई सुनने के इच्छुक थे, और जो कोई भी 5 बुनियादी सवाल पूछने के लिए रुकेगा, वह उस कहानी के कमजोर संस्करण को हटा सकता है जो कंपनी ने मीडिया में बनाई थी। बेशक इस पोस्ट के प्रतिशोध के रूप में, मेरी असाधारण जीवन शैली के प्रमाण के रूप में बोर्ड द्वारा कई अन्य कहानियां प्रेस में जारी की गईं। एक अन्य कहानी में एक अज्ञात सूत्र ने दावा किया, उन्होंने एक पोर्श भी खरीदा। उस पर मेरी सीमित प्रतिक्रिया यह थी कि जब तक कार के लिए धन का स्रोत रहेगा, वैध था और मेरे शेयर खरीदने वाले निवेशकों के माध्यम से आया था, सेकेंड हैंड लग्जरी कार के मालिक होने में इतनी अच्छी बात क्या थी? बेशक मास्टर स्ट्रोक कथित 10 करोड़ रुपए की डाइनिंग टेबल की कहानी थी, जो अपनी सरलता के कारण कुछ विस्तार से बताने लायक है। 10 करोड़ रुपए की डाइनिंग टेबल। जिन कई चीजों के बारे में मुझे लिखा गया है, उनमें से मैंने नहीं सोचा था कि डाइनिंग टेबल कभी भी इसमें कटौती करेगी। फिर भी 10 करोड़ रुपए की डाइनिंग टेबल के लिए बहुत से लोग मुझे जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इसमें जगह बनाना चाहूंगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दुनिया की सबसे महंगी टेबल के मालिक होने के लिए। डाइनिंग टेबल की कहानी एक और दुर्भावना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, और दूसरी ओर मीडिया कैसे असत्यापित कहानियों को पकड़ता है और उनमें मसाला की उदार खुराक जोड़ता है। इसका नमूना लें। ₹1 करोड़ की डाइनिंग टेबल। कैसे स्टार्टअप किंग अशनीर ग्रोवर ने अपनी चमक खो दी। लाइव मिंट 11 मार्च 2022। होश उड़ा देगी अशनीर गोवर करईसी भारत पे केकर चार्रे ने खोले राज। डायनन गटे बलपोर पर खर ककए 10 करोड़ रुपए मर उजाला 12 मार्च 2022। यह मुख्यधारा के अंग्रेजी दैनिक से अधिक जनाधारित हिंदी प्रकाशन में 10 गुना वृद्धि है। प्रेस की जय हो। अब असली कहानी पर आते हैं, जो बेहद विचित्र है। माधुरी और मैंने उक्त डाइनिंग टेबल तब खरीदी थी जब हम 2021 में दिल्ली के पंचशील पार्क में अपना नया घर स्थापित कर रहे थे। एक पत्थर की मेज, यह काफी भारी थी।
भारत पे में अपने तत्कालीन सहकर्मियों के लिए आयोजित रात्रिभोज में हमारी बातचीत के दौरान मैंने उल्लेख किया था कि कैसे हमें इसे उठाने के लिए एक चरखी प्राप्त करनी पड़ी। भारी भारी मेज हमारे घर में, मेज का वजन 150 जितना था किलोग्राम। तब मुझे नहीं पता था कि रचनात्मक कहानी कहने का तरीका निकट भविष्य में एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगा। मीडिया को मेरी भव्य जीवन शैली के बारे में जानकारी देने की चाहत में भारी को बहुत महंगा बताया गया और 150 किलो को $1,50,000 में बदल दिया गया। शायद कई फंडिंग राउंड के लिए एक श्रद्धांजलि जहां मैंने कंपनी के लिए लाखों डॉलर जुटाए थे। एक जानकार पत्रकार ने $70 प्रति डॉलर की उचित विनिमय दर का इस्तेमाल किया और इसे 1 करोड़ रुपए की डाइनिंग टेबल में बदल दिया। किसी और को शायद अनजाने में एक शून्य जोड़ दिया, या शायद मेरी जीवन शैली को और अधिक असाधारण बनाने के लिए ऐसा किया और इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए आंकी गई। इस प्रकार यह पागलपन भरी कहानी सामने आई, जिससे मुख्यधारा और सोशल मीडिया दोनों कई दिनों तक हलचल में रहे। अगर मुझे टेबल के लिए 10 करोड़ रुपए में कोई खरीदार मिल जाता है तो मुझे 200 गुना से अधिक भुगतान के साथ बाहर निकलने में खुशी होगी। जबकि मेरे पास जो असली टेबल है वह मेरी राय में अभी भी महंगी है, 5 लाख रुपए पर। तब से इसके द्वारा प्रेरित मीम्स वास्तव में अमूल्य हैं। अधिक गंभीरता से कहें तो मैं व्यवसाय में 10 करोड़ रुपए लगाना चाहूंगा और हजारों लोगों के लिए रोजगार पैदा करूंगा ताकि वे कमा सकें और अपने परिवारों के लिए मेज पर सम्मानजनक भोजन रख सकें। मैं मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि से आया हूं और इसी तरह मेरे दिमाग को सोचने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। मेरे पास भारत पे में $240 मिलियन मूल्य की 8.43% इक्विटी है और मैं सबसे बड़ा व्यक्तिगत शेयरधारक हूँ।